हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल सर एंड आई वेलकम्स यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। देखो तो हम डिस्कस करने वाले थे स्पेशल पर्पज पीएन जंक्शन डायोड। स्पेशल पर्पज पीएन जंक्शन डायोड जो है, इसके अंदर सबसे पहला डायोड जो अपन डिस्कस करेंगे वो होगा जेनर डायोड। जनरल इंट्रोडक्शन आपको इसका पता ही है। जेनर डायोड क्या होता है? जेनर डायोड रिवर्स बायस के अंदर काम करता है और इसके अंदर जो डोपिंग होती है वो क्या होती है? वेरी हाई होती है। तो यहां पे लिख सकते हो कि यूज किस में होगा? रिवर्स बायस में होगा, पल्स बायस में होगा और इसके अंदर डोपिंग होगी, मादन जो होगा वो क्या होगा? बहुत ही उच्च होगा। क्या होगा? हाई होगा। अब देखो इसका पहला यूज क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो जेनर डायोड का है, जो आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा और पॉसिबली जो बीएससी पढ़ते हो आप, जो पीजीटी फिजिक्स के अंदर बीएससी का पोर्शन आता है, वहां भी आपसे जेनर डायोड के बारे में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो जेनर डायोड का मेन काम क्या है? जेनर डायोड का मेन काम है वोल्टेज स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर या वोल्टेज स्टेबलाइजर नहीं, सॉरी, वोल्टेज रेगुलेटर लिख दो। हिंदी में लिखोगे तो वोल्टता नियमक। क्योंकि देखो क्या होता है कि जेनर डायोड जब मेनली किस में काम करेगा? रिवर्स बायस में करेगा। और जब इसको आप लगा दोगे, रिवर्स बायस के अंदर इसको लगा दोगे, तो इसके जो दोनों सिरों के ऊपर जो वोल्टता है वो क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसकी इस प्रॉपर्टी का उपयोग बहुत सारे सर्किट में किया जाता है। ओके, तो इसके लिए थोड़ा सा आप डायग्राम देख लो। वो डायग्राम तुम्हें क्वेश्चन करने में काफी हेल्प करेगा। कि मान लो यहां पे आपने वी इनपुट लगाई, इनपुट का जो भी सिग्नल था वो आपने लगाया। उसके अलावा यहां आपके पास एक रजिस्टर होता है जिसके थ्रू आप सिग्नल क्या करते हो? इनपुट करते हो। यहां आपके पास क्या लगा हुआ है? एक जेनर डायोड लगा हुआ है। जेनर डायोड का प्रतीक कैसा होता है? जेनर डायोड का प्रतीक होता है ऐसा। कैसा? ऐसा। ये क्या है? P है। ये कौन सा सिरा है? N है। जेनर डायोड को हमेशा किस में जोड़ते हैं? रिवर्स बायस में जोड़ते हैं। ये अगर प्लस था, ये माइनस था, तो आप देख सकते हो कि जो N है उसको मैंने प्लस में जोड़ा है और जो प्लस है उसको मैंने, मतलब P जो है उसको मैंने किस में जोड़ा? माइनस में, और जो N है उसको प्लस में, ताकि मैं कह सकूं कि मैंने इस जेनर डायोड को कहां जोड़ा है? रिवर्स बायस में जोड़ा है। इसके बाद देखो यहां पे क्या लगा दिया? एक रजिस्टर लगा दिया जिसके ऊपर हमें फाइनल वोल्टेज देखनी है। ओके, यहां पे आपको फाइनल वोल्टेज देखनी है जिसको आप लोड वोल्टेज भी कहते हो। अब देखो बात, ये आपका लोड रेजिस्टेंस हो गया RL। जैसे ही ये रिवर्स बायस के अंदर काम करेगा और इसकी जो वोल्टेज होगी, अप्लाइड की गई वोल्टेज जो है वो इसकी नी वोल्टता से क्या होगी? जैसे ही ज्यादा होगी। नी वोल्टता क्या है? एक ऐसी वोल्टता है, आप लोगों ने डायग्राम बनाया था, इसके अंदर देखो एक वोल्टता थी, एक वोल्टता थी, उससे ज्यादा नी वोल्टता नहीं, सॉरी, कट ऑफ वोल्टेज। क्या थी? कट ऑफ वोल्टेज। जैसे ही आपकी वोल्टता इससे ज्यादा हुई थी, देखो धारा का मान एकदम से बढ़ गया था और वोल्टेज क्या हो गई थी? कांस्टेंट हो गई थी। तो जो कांस्टेंट वोल्टेज थी उसे क्या बोलते हैं? कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। तो जैसे ही आपके लिए Vn का मान किससे ज्यादा हो जाएगा? इसकी कट ऑफ वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा, इन दोनों सिरों के बीच जो वोल्टेज है वो क्या रहेगी? निश्चित रहेगी। इनके बीच में निश्चित रहेगी तो इनके बीच में भी निश्चित रहेगी। और जो तुम्हारा जेनर डायोड है वो कैसे बिहेव करने लग जाएगा? एक वोल्टता नियमक के रूप में काम करने लग जाएगा, जिसकी वोल्टता क्या होगी? निश्चित होगी। अब यहां पे एक बात देखो, तुम्हारे पास क्या है? मान लो इसके सिरों के ऊपर वोल्टता कितनी है? कितनी है? Vz है। यहां कितनी आई? V इन आई। ये रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? R है। ये क्या है? Vz है। अब एक बात देखो, Vn है तुम्हारे पास, इसमें से ये सर्किट किस तरीके से बनेगा? Vn है, R के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप होगी, इधर से जाओगे, बाकी वोल्टेज ड्रॉप किस पे होगी? इस पे होगी। और ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। इन सिरों के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगी RL के सिरों के ऊपर, उसके इक्वल है। तो जो Vz होगी तुम्हारे पास, इन दोनों सिरों के बीच के अंदर जो वोल्टेज होगी उसे कैसे लिखोगे? उसे लिखोगे आप Vn बटा टोटल वोल्टेज R प्लस का RL, और यहां पे क्या आ जाएगा? RL आ जाएगा। V बराबर क्या होता है? IR। तो I कैसे निकलेगा? वोल्टेज, टोटल वोल्टेज V बटा R। R क्या है? टोटल रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, ये सर्कल घूमेगा, प्लस ये वाला रेजिस्टेंस, V बटा R आ गया, I आ गई। तो Vz चाहिए तो I इंटू का R, तो ये R क्या है? RL है। तो
तो ये तुम्हारे पास VZ आ गया VN इंटू RL बटा R प्लस का RL। ठीक है, यही आपका क्या रहेगा, आउटपुट रहेगा। तो V आउटपुट क्या हो जाएगा, VZ हो जाएगा। इसके बाद अपने पास स्पेशल पर्पस डायोड के अंदर 2 से 3 और है, जिसे अपने कहते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस कौन सी होती है, जो प्रकाश और विद्युतीय रूप में काम करती है। मतलब किसी के अंदर तुम प्रकाश डालोगे तो वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगी, या फिर विद्युत डालोगे तो वो प्रकाश ऊर्जा में बदल जाएगी। इन्हें कहते हैं ऑप्टो। ऑप्टो क्या होता है, प्रकाश वाला, ऑप्टिक्स है ना वो प्रकाश वाली, ऑप्टो इलेक्ट्रिक जंक्शन डिवाइसेस। जंक्शन डिवाइसेस, इसके अंदर पहला क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा फोटो डायोड। क्या आ जाएगा, फोटो डायोड। हिंदी में लिखो तो फोटो डायोड। दूसरा लिखो तो एलईडी। एलईडी क्या होता है, क्या करता है एलईडी, एलईडी का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड, हिंदी में प्रकाश लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। हिंदी में क्या हो जाएगा, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। और 3 नंबर यहां पे अपने पास हो जाएगा फोटो वोल्टिक डिवाइसेस। फोटो वोल्टिक डिवाइसेस कि जो प्रकाश को है वो वोल्टता में चेंज कर दे, प्रकाश को वोल्टता में चेंज कर दे। ऐसी डिवाइस तुम कौन सी जानते हो, सोलर सेल, सौर सेल कह सकते हो। देखो सिंपल सी चीज है, तीनों के अंदर एक एक लाइन लिखनी है, ज्यादा कुछ लिखना भी नहीं है। फोटो डायोड क्या करेगा, जब लाइट आएगी ना उसको किस में कन्वर्ट करेगा, कहने का मतलब जो लाइट आएगी उसको किस में कन्वर्ट करेगा, तुम कह सकते हो कि जब लाइट उस पे इंसिडेंट होगी तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके अंदर क्या होता है, हलचल होती है। इसका फायदा क्या है, लाइट को ये क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। लाइट को क्या कर लेता है, ये डिटेक्ट कर लेता है कि लाइट इंसिडेंट वहां पे हुई है या नहीं है, हुई है या नहीं है। इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है एलडीआर बनाने में। क्या बनाने में, एलडीआर बनाने में, कि जब लाइट इंसिडेंट होगी तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका काम है लाइट को डिटेक्ट करना, प्रकाश को डिटेक्ट करना। एलईडी क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो विद्युतीय ऊर्जा है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, तुम्हारे पास प्रकाश ऊर्जा में। किस में, लाइट एनर्जी में, प्रकाश ऊर्जा में। आपने घरों में कलरफुल एलईडी देखी होगी, तो वो क्या करती है, विद्युतीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। वो भी किसके रूप में है, एक जंक्शन डिवाइस है वो। ठीक है, तीसरा आता है अपने पास सोलर सेल। ये क्या करेगा, जो तुम्हारे पास लाइट आएगी, जो लाइट आ रही है तुम्हारे पास सूरज से, सन से, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देगा। इट विल बी कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अपने पास और तो क्या ही है इसके अंदर। इसके बाद आते हैं जंक्शन ट्रांजिस्टर। अभी तक आपने पीएन जंक्शन देख लिए, अब जंक्शन को यूज करके हम कुछ ना कुछ बनाएंगे। ठीक है, तो वो अपने पास क्या बनेंगे, ट्रांजिस्टर बनेंगे। तो नई हेडिंग डालो, ट्रांजिस्टर, जंक्शन ट्रांजिस्टर। जंक्शन ट्रांजिस्टर, या हिंदी में लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हो संधि ट्रांजिस्टर। इसके अंदर आप देखो क्या कि संधि ट्रांजिस्टर कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। ट्रांजिस्टर जो आपके पास कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के। एक होता है एनपीएन, एक होता है पीएनपी। जो एनपीएन है वो कैसे होता है कि साइड के अंदर एन है, बीच में क्या डाल दिया, पी डाल दिया, और फिर साइड के अंदर फिर से क्या डाल दिया, एन डाल दिया। तो ये किस प्रकार का ट्रांजिस्टर बन गया, एनपीएन। जो स्टार्टिंग वाला भाग है इसे कहते हैं इमीटर, उत्सर्जक। क्या कहते हैं, इमीटर, उत्सर्जक। जो बीच वाला भाग है इसको बेस या आधार, जो लास्ट वाला भाग है इसको कलेक्टर, सी संग्राहक। दोबारा सुन लो, उत्सर्जक, आधार, संग्राहक।
इमीटर बेस कलेक्टर। पीएनपी में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, जो पहला होगा वो क्या हो जाएगा P, दूसरा वाला N और जो लास्ट वाला फिर से P हो जाएगा। इस प्रकार से आपके पास PNP और NPN ट्रांजिस्टर है। इनके अंदर क्या होते हैं, कनेक्शन होते हैं। तो यहां कनेक्शन कैसे होंगे, इनको पहले तो क्लोज करो, कर दिया। कनेक्शन कैसे होंगे, ये इसका कनेक्शन, इसका कनेक्शन, इसका कनेक्शन, इसका कनेक्शन और इसका कनेक्शन और इसका कनेक्शन, 3 जीरो से कनेक्शन होते हैं, E का भी, B का और C का भी। अब इनकी क्या होती है, एक रिप्रेजेंट करते हैं इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखो। अगर मैं आपको बताऊं, अपने हमेशा किसको डिस्कस करेंगे, NPN को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे, NPN को डिस्कस करेंगे, ना कि PNP को। ये ग्रेटर देन क्या है, इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है, देखो जो N था उसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन थे, इलेक्ट्रॉन थे। P के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कौन थे, होल थे। ये आपको भी पता है, जो इलेक्ट्रॉन है उनका द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा, तो वो अधिक क्या पर कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं, उनकी गतिशीलता है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो NPN के अंदर मेजॉरिटी कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। PNP के अंदर मेजॉरिटी कौन होंगे, होल्स होंगे। तो ज्यादा गतिशीलता किसकी है, इलेक्ट्रॉन की है। तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट डायोड ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजिस्टर कौन सा है, NPN ट्रांजिस्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा हम लगभग इसी की ही बात करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं एक रिप्रेजेंट करने वाला, तो ये देखो, इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ये E रहेगा, ये C रहेगा, इस तरीके से ये B रहेगा, ये E है, ये C है, ये B है, ओके। इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, E, B और C। अब देखो अब बात आती है PNP है या NPN है, ठीक है। देखो मान लो मैं अलग पेन से लिखता हूं ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। ये P है, मान लो ये PNP है, ठीक है, हमें नहीं पता चला, ये PNP है। और दूसरे ब्लू पेन से मैं इसमें लिख देता हूं ये NPN है, NPN है। अभी मैं पता करना, देखो E है, अगर ये P होगा तो इसके पास क्या होंगे, होल होंगे। क्या होंगे, होल होंगे। तो ये होल इधर क्या है, N है, P है, N है, यहाँ पे क्या बन गई, संधि। देख लो, ये P है, ये N है, इनके बीच में क्या बनेगी, डिप्लेशन रीजन। ये P है, ये N है, डिप्लेशन रीजन, ये डिप्लेशन रीजन। तो देखो P के पास क्या होंगे, हमेशा होल ज्यादा, तो होल E से क्या जाएंगे, B की तरफ जाएंगे। होल इस तरफ जा रहे हैं तो धारा की दिशा भी यही रहेगी, क्योंकि धारा की जो दिशा है वो कॉन्वेक्शनली चीड़ सम्मत सिद्धांत से हमेशा धनावेश की दिशा में मानी गई है, होल की दिशा में मानी गई है। तो P से N की तरफ अपने पास क्या बह रही होगी, धारा बह रही होगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं, धारा बह रही होगी। और ये बात क्या है, सत्य है। तो ये किस प्रकार का तुम्हारे पास ट्रांजिस्टर है, PNP ट्रांजिस्टर है। मान लो अपने NPN सोच के चलते कि ये N वाला है, ये N वाला है, ये P वाला है और ये N वाला है। तो N से P की तरफ, या कह दो ये जो P है इससे इस N की तरफ होल जाएंगे, इस P से इस N की तरफ क्या जाएंगे, होल जाएंगे। तो इस P से इस तरफ N की तरफ होल जाएंगे, तो धारा की दिशा क्या होनी चाहिए थी, इसकी विपरीत होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी। ये ऐसे देखो, ई मीटर के अंदर मेन होता है, ई मीटर मेन होता है, ठीक है। तो जो ई मीटर के अंदर जो N है, इलेक्ट्रॉन जो कहां से कहां जाएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, इसकी तरफ, यहां से यहां की तरफ। और जो धारा की दिशा है इसके विपरीत दिशा में होती है, धारा की दिशा इसके विपरीत दिशा में होती है। धारा की दिशा कैसे आती, ऐसे आती। तो ये अपने पास जो ट्रांजिस्टर है वो कौन सा है, PNP है, ना कि NPN है। अब NPN का भी डायग्राम बना दो, NPN का भी बनाना है तो NPN का भी बनाओ। कैसे बनेगा, NPN, ये E है, ये B है, ये C है और N है। N से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो धारा की दिशा उल्टी, तो ये दिशा इस तरीके से हो जाएगी। ये है अपने पास PNP ट्रांजिस्टर और ये है अपने पास NPN ट्रांजिस्टर, ओके। अब देखो बात करें डोपिंग की, 3 है तुम्हारे पास, E है, B है, C है। तो डोपिंग की बात करें कि सबसे ज्यादा डोपिंग किसकी होगी, और एक आता है साइज, सबसे बड़ा साइज कैसे होगा। देखो जो आपने एक तो यहां से आइडिया लग गया होगा, सबसे जो बड़ा साइज है, सबसे बड़े साइज की बात करूं, यहां पे डायग्राम में हल्की फुल्की मिस्टेक हो सकती है। क्या मिस्टेक, कि सबसे बड़ा जो साइज है वो हमेशा किसका होगा, कलेक्टर का होगा। क्यों, कि जो कलेक्टर है, संग्राहक है, उसको जो इलेक्ट्रॉन E से आ रहे होंगे, संग्राहक कलेक्टर मतलब
इलेक्ट्रॉन को या आवेश वाहक को इकट्ठा करने वाला, कलेक्ट करने वाला। तो जो तुम्हारे पास यहाँ पे उत्सर्जक है, उससे जो इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे वो बेस से होते हुए सी के पास आएंगे, बेस से होते हुए सी के पास आएंगे। तो जो इमीटर से बहुत सारे तुम्हें क्या निकालने हैं, आवेश वाहक निकालने हैं। तो जो डोपिंग है वो अधिकतम किस में होनी चाहिए, ई में होनी चाहिए। ई के बाद ये बी से जाएगा, ई के बाद ये किसे जाएगा, बी से जाएगा। तो बी के अंदर डोपिंग क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और बी का साइज भी क्या होनी चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि ई से निकला हुआ कोई भी आवेश वाहक बी को पार करके कहां पहुंचे, सी में पहुंचे। तो फिर बी में डोपिंग क्या होगी, बी में डोपिंग क्या होगी, सबसे कम होगी, सबसे कम होगी, और बी का जो साइज है वो भी क्या होगा, सबसे कम होगा। अब आता है सी के अंदर, तो सी के अंदर डोपिंग ई से कम होगी, और साइज की बात करें तो सी को कलेक्ट करने हैं, सी को कलेक्ट करने हैं, ई वाले भी कलेक्ट करने पड़ सकते हैं, बी वाले भी कलेक्ट करने पड़ सकते हैं। तो सी का साइज सबसे बड़ा, उसके बाद क्या आएगा, ई आएगा। ये साइज भी आपको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन है, मतलब ज्यादा वैल्यूएबल कौन है, वो भी ध्यान रखना। रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, तुम्हारे पास मैंने बता दिया आपको, मोबाइलिटी, मोबाइलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक चीज और देखो, एनपीएन है ना, मेन इसके अंदर क्या है, दो एन आ गए तो ये मेन एन वाला ही है, ठीक है। एनपीएन के अंदर मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होंगे, यहां पर देख लो मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, एन दो वाले हैं तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। माइनॉरिटी कौन से होंगे, मेजोरिटी मतलब बहुसंख्यक, माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक, होल होंगे, ठीक है। चाहे इसको पी लिखो या होल लिखो कोई बात नहीं। एन पीएनपी के अंदर मेजोरिटी कौन होंगे, होल होंगे, क्योंकि पी आ गया। और यहां पे माइनॉरिटी कौन से होंगे, माइनॉरिटी यहां पे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसके बाद अपने पास आता है बस यहां पे एक चीज तुम और देख सकते हो कि यहां जंक्शन कितने फॉरवर्ड होते हैं, चाहे पीएनपी हो चाहे एनपीएन हो, एक ये रहा एक ये रहा, तो कौन से कितने जंक्शन फॉरवर्ड होंगे, हमेशा कितने जंक्शन फॉरवर्ड होंगे, फॉरवर्ड होंगे, फॉरवर्ड मतलब कितने जंक्शन बनेंगे यहाँ पे, पी जंक्शन कितने बनेंगे, संधि कितनी बनेगी, दो संधि बनेगी, कितनी संधि, दो संधि बनेगी हमेशा। इसके बाद अगर मैं बात करूं और उसके इसके अंदर कुछ है नहीं। अब देखो ये जो तुम्हारा ये काम कैसे करता है वो इसमें एक बार तुम्हें लिखवाने की जरूरत है या नहीं है, वो मैं थोड़ा सा देख लेता हूं। थोड़ा सा एक्शन की बात आती है। देखो जो तुम्हारा डायोड है, डायोड डायोड नहीं आपके पास, ये क्या है, ट्रांजिस्टर है। तो जो आपका ये ट्रांजिस्टर है ये हमेशा मेनली किस में काम करता है, ट्रांजिस्टर जो आपका है वो हमेशा किस में काम करेगा, फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। किसमें, फॉरवर्ड बायस के अंदर दो संधि है इसके अंदर, एक पहली संधि ये वाली है तो ये कैसी रखनी पड़ेगी, फॉरवर्ड में, और दूसरी संधि है वो बैकवर्ड में, या कह दो किसमें, रिवर्स में। पहली फॉरवर्ड में और दूसरी बैकवर्ड या रिवर्स के अंदर, तब ये ट्रांजिस्टर तुम्हारा है वो एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसके एक्शन की बात कर लेते हैं कि ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है। ये आपको पता होगा तो आप इसके ऊपर न्यूमेरिकल कर पाओगे। देखो ये जो लेक्चर है वो मैं बीच से दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है ना, मिड से बिल्कुल दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि हुआ क्या था, कल जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था तो उस टाइम पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद मुझे पता चला कि जो आधा लेक्चर है वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि लैपटॉप के अंदर कोई एरर आ गई थी जिसकी वजह से वो लेक्चर हाफ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो मैंने लैपटॉप को बंद करके रख दिया था, वो आधा लेक्चर मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये आधा लेक्चर जो पहले रिकॉर्ड हो गया था उसके साथ कंबाइन करके मैं इसको अपलोड कर दूंगा, और उसके आगे अपने सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रगल होता है ऑनलाइन टीचिंग का, जो बताना मुश्किल है कि कभी कैसे एरर आते हैं, कहीं कौन सा कोई दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं वर्किंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर। वर्किंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की वर्किंग देखने के लिए उसके अंदर अपने पास तीन मोड होते हैं। कौन से, एक होता है कॉमन बेस, एक होता है कॉमन एमीटर, एक होता है कॉमन कलेक्टर।
कॉमन देखो, जो भी तुम्हारे पास पीएन जंक्शन डायोड था, ठीक है, जैसे मतलब मानो ये तुम्हारे पास पीएन जंक्शन डायोड है और ये तुम्हारे पास ट्रांजिस्टर है एनपीएन और पीएनपी, जो भी ट्रांजिस्टर है, इसके अंदर देखो आपके पास कितने सिरे हैं, 3 सिरे, कितने, 1 2 और 3, जबकि इनपुट देने के लिए आपको कितने चाहिए, 2, और आउटपुट देने के लिए कितने चाहिए, 2, तो 2 और 2 4 सिरे चाहिए, पर आपके पास है कितने, 3, तो 3 के आपको कितने बनाने पड़ेंगे, 4 बनाने पड़ेंगे, तो जो एक सिरा है वो अपना दोनों सर्किट के अंदर चाहे इनपुट लगाएं चाहे आउटपुट लगाएं, दोनों के अंदर कॉमनली यूज करेंगे, तो उस वो कौन सा सिरा यूज करेंगे कॉमनली, उसके बेस पे 3 कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर। इसके अंदर देखो कि हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ उत्सर्जक और उभयनिष्ठ संग्राहक। अगर मैं बात करूं अब कि इसको किस तरीके से अपन यूज लेंगे, तो सबसे जो वैल्यूएबल होता है अपने पास, सबसे जो इंपॉर्टेंट वाला होता है वो होता है कॉमन एमीटर, ये है अपने पास मोस्ट वैल्यूएबल। तो मैं तुम्हें समझाने वाला हूं कि कैसे ये काम करता है, थोड़ा सा इसका सर्किट कैसे होता है, तो वो भी अपने कॉमन एमीटर की ही बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर देखो फटाफट, इसके अंदर करंट मैंने यहां पर ऐसे दर्शाई है, जिस भुजा के अंदर करंट दर्शाते हैं वो होती है ई, ये वाला हो जाएगा बी और ये वाला हो जाएगा सी। अब देखो यहां पर तीर का निशान ऐसे है, मतलब धारा बी से ई की तरफ है, होल है वो बी से ई की तरफ जा रहे हैं। बी से ई की तरफ कब जाएंगे, जब पी के पास, बी के पास क्या होंगे, होल होंगे, तो पी इसके पास आ जाएगा, एन इसके पास आ जाएगा और सी जो है वो भी अपना कैसा हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो एक किस तरीके का एक ट्रांजिस्टर है अपने पास, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, कैसा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, जो कि ज्यादा वैल्यूएबल होता है। अब देखो ये आई क्या है, इससे बाहर जा रही है करंट, तो हमेशा क्या होगा, आई ई बराबर होगा आई सी प्लस का आई बी। तो करंट जो बाहर जा रही है उसका वो किसके इक्वल होगी, अंदर आने वाली दोनों करंट के योग के, तो ये आई सी अंदर आएगी, इसी तरीके से आई बी है वो भी अंदर आएगी। जो आई बी धारा होगी वो देखो तुम्हें पता है बेस जो होता है बहुत ही पतला होता है, तो करंट भी इसके अंदर कम होगी, तो इसके अंदर करंट मेजर करने के लिए यहां पर हम क्या लगाएंगे, यहां लगाएंगे अपने माइक्रो एमीटर। यहां पे करंट अच्छे लेवल की होगी तो यहां लगेगा मिली एमीटर। ये जो अपने पास सी सी रहा है और ई सी रहा है, इनके बीच जो वोल्टेज डिफरेंस है वो कितना होगा, वो होगा वी सी ई। इसी तरीके से जो B है और E है इसके बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वी बी ई। और इधर अपने इससे बैटरी जोड़ देंगे, बैटरी जोड़ेंगे तो इसको क्या करेंगे, जो इनपुट सर्किट है इसको रखेंगे फॉरवर्ड पे, इसको रखेंगे रिवर्स पे। तो फॉरवर्ड पे रखने के लिए P को किसे जोड़ना है, पॉजिटिव से, इसको N से, इसको P से जोड़ दिया, इसको N से जोड़ दिया। V B B, ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है। इसी तरीके से इसको रिवर्स पे करना है तो N को किससे जोड़ दो, पॉजिटिव से। बस इसको देख लो, C को किससे जोड़ा, पॉजिटिव से, बाकी अपने आप हो जाएगा। ये बैटरी होगी आपके पास V C C। यहां पे आप एक कुंजी लगा दोगे, सर्किट ऑफ ऑन करना हो तो। इसी तरीके से यहां पे आप क्या लगा सकते हो, कुंजी लगा सकते हो। अब देखो इसके अंदर जो निवेशी करंट है तुम्हारे पास इनपुट सर्किट के लिए, देखो निवेशी करंट क्या हो जाएगी, आईबी हो जाएगी। तो आईबी क्या है आपके पास यहाँ पे, निवेशी करंट, और निवेशी वोल्टता कौन सी है, निवेशी वाले सर्किट के अंदर वोल्टता कौन सी है, वीबीई। तो निवेशी जो वोल्टता है वो कौन सी होगी, वीबीई होगी। इसी तरीके से आउटपुट जो वोल्टेज है वो कौन सी होगी, वीसीई होगी, और आउटपुट जो करंट है वो आईसी होगी। मतलब निर्गम धारा कौन सी होगी, आईसी होगी, और निर्गम की जो वोल्टता है आपके पास वो सीई हो जाएगी। इसके बाद देखो यहां पे दो तरीके के ग्राफ बनते हैं, एक बनता है निवेशी अभिलाक्षणिक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र, और एक बनता है निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र। निवेशी अभिलाक्षणिक को इंग्लिश में बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, और निर्गम को बोलते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो जो निर्गम वाला होगा वो कैसे बनेगा, निवेशी वाला कैसे बनेगा, निवेशी वाली धारा वर्सेस
निवेशी वाली वोल्टेज, पर यहां पे कांस्टेंट क्या रखेंगे, आउटपुट की जो वोल्टेज आपके पास, आउटपुट की वोल्टेज क्या VC, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। आउटपुट के लिए क्या हो जाएगा, आउटपुट वाली वोल्टता और आउटपुट वाली धारा और आउटपुट वाली वोल्टता के बीच ग्राफ बनेगा। बस डिफरेंस क्या है, यहां पे आउटपुट की वोल्टेज को कांस्टेंट रखा था, यहां क्या रखेंगे, इनपुट की धारा को कांस्टेंट रखेंगे। अब इसके आप अगर ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ आपको कुछ इस तरीके के मिलेंगे। यहां पे VCE आपका क्या है, कांस्टेंट है, किसी में 8 है, VCE किसी में 10 वोल्ट और किसी में VCE बराबर कितना है, 12 वोल्ट है। यहां पे आपके लिए है IB जो किसमें रहेगी, माइक्रो एम्पियर में रहेगी। यहां आपके लिए VBE, ये अपने पास इनपुट करेक्टरिस्टिक्स, कौन सी, इनपुट वाला ग्राफ है, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र है। इसी तरीके से आउटपुट वाला क्या रहेगा, देखो आउटपुट वाला रहेगा अपने पास कुछ इस तरीके से ग्राफ, मतलब ये कांस्टेंट है, ठीक है ना, आगे जाकर के ये कांस्टेंट हो रहे हैं। ये थोड़ा सा सही नहीं बना, इसको भी पैरेलल बनाओ। तो ये कौन सा रीजन है, ये सक्रिय क्षेत्र है, एक्टिव रीजन है, सक्रिय क्षेत्र एक्टिव रीजन। यहां आपके लिए जो ग्राफ बनाया वो किसके बीच में बनाया, IC जो होगी मिली एम्पियर में, और इधर आपके लिए बनाइए VCE के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर देखो जो ये कांस्टेंट क्या रहेगी, IB कांस्टेंट रहेगी, तो IB का मान बढ़ रहा है धीरे धीरे, ये 50 है और ये 40 रहेगा। इसी तरीके से ये जो IB का मान है ये घटता रहेगा नीचे आने तक, ठीक है। अब ये वाला जो रीजन है ये आपका कहलाएगा कट ऑफ रीजन। क्या रीजन, कट ऑफ रीजन, ये एक्टिव रीजन कहलाएगा। और ये जो इस साइड में रीजन बच गया ये कहलाएगा सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन मतलब संतृप्त क्षेत्र, ये आपका सक्रिय क्षेत्र, कट ऑफ रीजन मतलब अंतक क्षेत्र। ओके, यहां पर आप एक चीज देख सकते हो, जैसे ही IB का मान आप बढ़ाते हो तो IC का मान बढ़ता है। ये आपका हो गया निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र। इसके बाद आता है रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करें तो इनपुट के अंदर रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। यहां पर अगर RI देखो तुम तो वो कितना होगा, I बराबर क्या होता है V बटा R, तो VBE बटा IB। इसके अंदर कांस्टेंट क्या है, VCE नियत है आपके पास। इसी तरीके से गतिक प्रतिरोध की बात करो, ये था स्थितिक, गतिक की बात करो तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात करो तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसका बता सकते हो, R आउट कितना हो जाएगा, VCE बटा IC, इसके अंदर कांस्टेंट क्या रहेगा, IB। इस तरीके से आप इसका भी गतिक लिख सकते हो। इसका भी आप गतिक लिख सकते हो। इसके बाद आगे चलें। अब देखो यहां पर अपने पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, धारा लाभ घटक, धारा लाभ करके कुछ आता है। देखो क्या होता है कि जब कॉमन एमीटर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है उस केस के अंदर जो IC बटा IB है ना, इसे क्या कहते हैं, धारा लाभ कहते हैं, जो कहलाता है बीटा, जो क्या कहलाता है, बीटा कहलाता है। इसी तरीके से अपने पास जो IC बटा IE है उसे कहते हैं अल्फा। क्या कहते हैं, IC बटा IE जो है इसे कहते हैं अल्फा। ये कब है तुम्हारे पास, ये है करंट गेन इन कॉमन बेस, करंट गेन इन कॉमन बेस। ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया, दोनों में रिलेशन होता है। बीटा क्या होगा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसी तरीके से अल्फा क्या होगा, अगर बीटा दे रखा है तो बीटा अपॉन, ये हो जाएगा बीटा अपॉन, एक मिनट देखने दो मेरे को, रिलेशन होगा बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ठीक है, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, और बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। मतलब एक दिया हो तो आप दोनों निकाल सकते हैं।
अब बात आती है अलग अलग रीजन की। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि अलग अलग रीजन कौन से हैं, वो कैसे बनेंगे। तो देखो, दो जंक्शन आपके पास यहां पे, पहला था इमीटर जंक्शन, दूसरा था कलेक्टर जंक्शन। मतलब ये आपके पास, जैसे आपके पास ये, इसे देखो आप, ये जो ट्रांजिस्टर है पीएन एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसका एक इनपुट सर्किट है, एक आउटपुट सर्किट है, ठीक है ना। तो इसमें देखो आप कैसे कर सकते हो, इसके अलग अलग रीजन कैसे बना सकते हो। तो यहां पे अपने पास आ जाएगा, इसको काटो एक बार, ये है अपने पास इनपुट सर्किट, इनपुट, इनपुट क्या बोलोगे इसको, इनपुट सर्किट ही बोलो। और ये है अपने पास आउटपुट सर्किट। जो इनपुट वाला बायस है इसको आप किस में रखो, अगर आप इसको फॉरवर्ड बायस में रखो और इसको भी किस में रखो, फॉरवर्ड बायस में रखो, तो ये रीजन आपके पास कौन सा कहलाएगा, क्षेत्र कौन सा कहलाएगा, ये आपके पास कहलाएगा सैचुरेशन रीजन। कौन सा, सैचुरेशन रीजन, ये आप कह दो संतृप्त क्षेत्र। इसी तरीके से इसको आप फॉरवर्ड में रखो और इसको क्या रखो, रिवर्स बायस में रखो, तो ये कहलाएगा आपके पास एक्टिव रीजन। क्या कहलाएगा, एक्टिव रीजन, सक्रिय क्षेत्र। इसी तरीके से इसको रिवर्स में रखो और इसको फॉरवर्ड में रखो, तो ये क्या कहलाएगा, रिवर्स एक्टिव। कौन सा, रिवर्स एक्टिव, विपरीत सक्रिय क्षेत्र। इसी तरीके से अगर आप दोनों को इसमें रख दो, रिवर्स में रख दो, तो ये कहलाएगा अपने पास कट ऑफ। कौन सा, कट ऑफ रीजन, अंतक क्षेत्र। बीटा की बात करें तो बीटा की जो वैल्यू है वो कहां से कहां होती है, ये होती है 1 से लेकर के 100 तक। ये अप्रोक्सीमेट आपको किसमें मिलेगी, हमेशा लगभग 100 मिलेगी क्वेश्चन के अंदर। 1 से 100 मत मानो, लगभग मान के चलो 10 से 100 तक होती है, और जो क्वेश्चन में मिलेगी वो वैल्यू आपको लगभग 100 मिलेगी। अल्फा का जो मान है वो होता है 0.1 से 0.01 से लेकर के 0.99 तक। ओके, इसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स वैसे आपने बहुत ज्यादा पढ़ रखे होंगे। लॉजिक गेट के अंदर बहुत कुछ बताने को है नहीं, नॉर्मल सी वही चीजें हैं जो आप जनरली पढ़ते हैं, उनको ही अपने डिस्कस कर लेते हैं। देखो, लॉजिक गेट के अंदर अपने पास क्या है, दो तरीके की इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, एक होती है डिजिटल, एक होती है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एक होती है डिजिटल, एक होती है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो लॉजिक है वो किस में आता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अंकीय, अंकीय जो अपने पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, अंकीय प्रकार की जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जहां पे सिग्नल 1 0 होते हैं, 1 0, जहां पे 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाई को, और 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये हाई को रिप्रेजेंट करेगा, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, लो को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब इसके अंदर देखो गेट, पहला अपने पास गेट देखते हैं अपने, नोट गेट। नोट गेट का सिग्नल कैसे होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। अगर ये ए इनपुट आ रहा है तो वाई क्या हो जाएगा, ए बार हो जाएगा। इसकी ट्रूथ टेबल, सत्यमान सारणी किस प्रकार से बनेगी, ए वाई बराबर ए बार, 0 है तो 1 और 1 है तो 0। इसी तरीके से अपने पास एंड गेट आएगा। एंड गेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ए बी दो इनपुट आएंगे, ये कुछ इस तरीके से होगा, y बराबर a इंटू बी, वाई बराबर a इंटू का b। ये है a, ये है b, तो बना दो, a है, b है, a b है, तो ये आ गया अपने पास y। तो ये 0 0 0 1 1 0 और 1 1, तो गुणा ही तो करना है, 0 0 0 1। ये आ गया अपने पास एंड गेट। फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया, ये वाला फॉर्मूला कहलाता है, ये ट्रूथ टेबल कहलाती है। इसी तरीके से अपने पास है नैंड गेट, नहीं नैंड नहीं सॉरी, और गेट 3 नंबर पे। और गेट का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये y है, y बराबर a प्लस बी हो जाएगा, ये a है, ये b है, ये a रहेगा, ये b रहेगा, ये a प्लस बी रहेगा, जो आपका लास्ट रिजल्ट रहेगा। 0 0 0 1 1 0 1 1, a प्लस बी जोड़ना ही तो है, तो 0 1 1 1 और 1 2, मतलब हाई है तो 1 रहेगा, है ना। 0 और 1 दो ही लॉजिक होता है, यहाँ आप 2 नहीं लिख सकते कहीं भी, ठीक है। अब आपके पास दो गेट आते हैं,
यूनिवर्सल गेट। कौन से? यूनिवर्सल गेट, सार्वभौमिक द्वार। सार्वभौमिक द्वार कौन से हैं? गेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्वार। सार्वभौमिक कौन से अपने पास? सार्वभौमिक एक तो नैंड गेट, एक तो नैंड गेट, और दूसरा कौन सा है? नोर गेट। नैंड गेट जो आपके पास, ये कैसे होगा कि जो एंड गेट है ना, उसके आगे आप क्या लगा दो? नोट गेट लगा दो। नैंड में एन एक्स्ट्रा है तो नोट प्लस एंड, इस तरीके से। ये ए है, ये बी है, आउटपुट क्या आती? एंड होता तो ए बी आती। नोट लगाना है तो नोट कर दो इसका। नोट स्प्लिट किस प्रकार से होगा? ए पे जाएगा, बी पे जाएगा, ए पे जाएगा, बी पे जाएगा, बीच में क्या था? गुणा का निशान था, वो किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से नोर के अंदर क्या होगा? आप और गेट बनाइए, बना दिया, इस पे नोट लगा दीजिए। ये ए है, ये बी है, तो y बराबर क्या आएगा? a प्लस बी। इस पे क्या आ जाएगा? नोट आ जाएगा। स्प्लिट कर दो, इस पे स्प्लिट, इस पे स्प्लिट, बीच में प्लस है तो बीच में क्या आ जाएगा? डॉट आ जाएगा। इन दोनों की ट्रुथ टेबल बना दें, बना दो एक साथ ही, बनाओ। ये a है, ये b है, ये a इंटू बी है, और ये a प्लस बी है। या फिर रुको, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, इनका बार लिख देते हैं, ठीक है? तो ये दोनों एक साथ आ जाएगा। तो ये a बार है, ये b बार है, इससे आपके पास a बार डॉट b बार आ जाएगा, जिसके आपके पास क्या आ जाएगा? y ऑफ नोर, और दूसरा आ जाएगा a बार प्लस b बार, ये आ जाएगा y ऑफ नैंड। करो 0 0 0 1 1 0 1 1। 2 जब इनपुट होते हैं तो चार तरीके के अपने पास कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, वो अपने चारों देखते हैं। ये हो गया 1 1 0 0 1 0 1 0। गुणा करो डॉट वालों का तो 1 0 0 0। जोड़ करो बार वालों का तो 1 1 1 0। इस प्रकार से आपके पास ये चारों के चारों गेट अपने के डिस्कस हो गए। इसके बाद दो प्रकार के गेट और आते हैं अपने पास जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। एक आता है एक्सक्लूसिव और गेट। क्या आता है? एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट क्या बोलता है? एक्सक्लूसिव और को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ए है, ये बी है, तो जो वाई आएगा वो किस तरीके से आएगा? ए प्लस का निशान बी, इसको लिखते हैं ए बी बार प्लस ए बार बी। एक गेट आता है अपने पास एक्सक्लूसिव नोर गेट, उसको लिखते हैं, ये आपका और गेट एक्सक्लूसिव और हो गया, इस पे नोट लगा दो तो ये हो जाएगा एक्सक्लूसिव नोर गेट। इसको इस तरीके से लिखते हैं ए बार बी बार प्लस ए बी। ये ए है, ये बी है। सत्यमान सारणी बनाए दोनों की, ट्रुथ टेबल बनाए तो वो कुछ इस तरीके से आएगी ए बी और क्या चाहिए? बार चाहिए, ए बार चाहिए, बी बार चाहिए, और क्या चाहिए? ए बी चाहिए, ए बार बी बार चाहिए, इसके अलावा क्या चाहिए? ए बी बार चाहिए और ए बार बी चाहिए। इसके अलावा अपने को वाई क्या मिल जाएगा? एक्सक्लूसिव और वाला मिल जाएगा। एक्सक्लूसिव और वाले में क्या है? ए बी बार प्लस ए बार बी, ए बी बार प्लस ए बार बी। इसी तरीके से वाई मिल जाएगा किसका? एक्सक्लूसिव नोर का, उसमें क्या मिलेगा? ए बार बी बार प्लस ए बी। ये 0 है तो ये 0, मतलब कॉम्बिनेशन है 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ए बार क्या हो जाएगा? 1 1 0 0 1 0 1 0। ए बी गुणा करो, ये क्या हो जाएगा? 0 ये 0 ये 0 और ये 1। ए बार बी बार का कराओ तो ये 1 ये 0 ये 0 ये 0। ए बी बार ए बी बार ए बी बार तो 0 आता ही तो वो 0 आई, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 1 0 0 1 0। इसी तरीके से ए बार बी, ए बार ये रहा, बी ये रहा, 0 0 0 1, ये 1 रहेगा, बाकी क्या हो जाएंगे सारे के सारे 0। अब जोड़ दो ए बी बार और ए बार बी को तो ये एक्सक्लूसिव और वाला आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 0 1 1 0। इसी तरीके से ए बार बी बार और ए बी को जोड़ो तो 1 0
1 1 0 0 1। देखो इसका नोट है ना, ये यही मैंने बोला था आपको। तो इस तरीके से अपने सारे के सारे गेट डिस्कस हो गए हैं। अब देखो यहां पे जो नैंड और नोड गेट जो थे वो कौन से गेट थे? यूनिवर्सल गेट थे, सार्वभौमिक गेट थे। उनको सार्वभौमिक गेट क्यों कहा गया? क्योंकि उन गेट की हेल्प से आप बाकी के सारे गेट डिजाइन कर सकते हो। तो वो देखो कितने गेट लगेंगे किसी भी दूसरे गेट को डिजाइन करने में नैंड और नोर गेट की सहायता से। तो आपके पास यहां पे नैंड गेट है, यूज लेने हैं, यहां पे आपको नोर गेट यूज लेने हैं और इस प्रकार आपको बनाने हैं। तो पहले आप नोट गेट बनाओगे, फिर आप नैंड बनाओगे, फिर आप नोर बनाओगे, फिर आप एंड बनाओगे, फिर आप और बनाओगे, फिर आप एक्सक्लूसिव और बनाओगे, फिर आप एक्सक्लूसिव नोर बनाओगे। सिंपल सी बात, नैंड से नोट बनाओगे तो कितना लगेगा? 1 लगेगा, क्योंकि दोनों इनपुट सेम दे दो तो नोट बन जाएगा। तो यहां भी 1 ही। नैंड से नैंड बनाओगे तो 1, नोर से नोर बनाओगे तो 1, नैंड से एंड बनाओगे तो नैंड से एंड बनाओगे तो 1 नोट एक्स्ट्रा लगाना है, नोट में 1 ही लगता है। तो 1 और 1 कितने हो गए? 2। इसी तरीके से नोर से और बनाओगे तो 2 लगेंगे। तो नैंड से एंड बनाया तो 2, तो नोर से एंड बनाओगे तो 3, मतलब 2 3 3 2। ये कॉम्बिनेशन याद रखना है। और देखो अब नोर से नैंड बनाओगे तो 4 लगेंगे, नैंड से नोर बनाओगे तो 4 लगेंगे, और नोर से एक्सक्लूसिव नोर बनाओगे तो ये टेबल में लिख रखी है, वो देख के मैं बता देता हूं, मुझे ये एग्जैक्टली याद नहीं रहता इतना। नोर से ये 4 यहां तक सही है अपना। आप देखो नोर से एक्सक्लूसिव नोर बनाओगे तो लगेंगे 4, नोर से एक्सक्लूसिव नोर बनाओगे 4 लगेंगे, और नैंड से एक्सक्लूसिव नोर बनाओगे तो 5 लगेंगे। अब नैंड से एक्सक्लूसिव और बनाओगे तो 4 लगेंगे, जबकि नोर से एक्सक्लूसिव और बनाओगे तो 5 लगेंगे। इस प्रकार सारे ये कॉम्बिनेशन आ गए। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कितने नैंड गेट लगेंगे 2 इनपुट नोर गेट बनाने के लिए। तो यहां से आप डायरेक्ट कर सकते हो, यहां पे इसका आंसर क्या होता? 4 हो जाता। इस प्रकार से अपने सारे के सारे गेट भी डिस्कस कर लिए। इसके बाद एक टॉपिक आता है आपके पास छोटा सा आईसी, जिसे कहते हैं एकीकृत परिपथ या इंटीग्रेटेड सर्किट। ये क्या होता है? इसके अंदर 1 से लेकर के आपके पास 1 मिलियन तक क्या हो सकते हैं? गेट के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, बस इतना तुम्हारे पास सेमीकंडक्टर चैप्टर जो था इसको हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो भी, आज 2 लेक्चर अपलोड होंगे, ये लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा, इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो लेक्चर है वो भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों लेक्चर देखना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करते रहना। ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहना। आगे ट्राई करेंगे कि और बढ़िया लेक्चर्स आए। कल मेरी ट्राई रहेगी एक बहुत ही धमाकेदार लेक्चर लेके आने का, वीडियो लेके आने का, जो काफी हेल्पफुल होगा। वो सरप्राइज है कि वो किस टॉपिक पे होगा, थोड़ा सा आप देखना है ना।